नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष भू राजनीतिक विश्लेषण में। सोचिए कि आप एक ऐसी महाशक्ति हैं जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया भर से आने वाले कच्चे तेल, गैस और कच्चे माल पर टिकी है। आप हर दिन करोड़ों बैरल तेल आयात करते हैं और खरबों डॉलर का सामान यूरोप और पश्चिमी देशों को बेचते हैं। लेकिन अचानक आपके व्यापार का मुख्य रास्ता जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जहां ईरान जब चाहे बटन दबाकर एक ड्रोन लॉन्च करता है और दुनिया का 20% कच्चा तेल ले जाने वाला रास्ता ठप हो जाता है। बाबल मंदेब और रेड सी, जहां हूती विद्रोही मिसाइलें दाग रहे हैं और स्वेज नहर की तरफ जाने वाले जहाज़ों का ट्रैफिक 60% तक गिर जाता है। और सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा 24 घंटे पहरा दे रहा है और ज़रूरत पड़ने पर चीन की दुखती रग दबा सकती है। अब सवाल उठता है, क्या चीन जैसा मुल्क हाथ पर हाथ धरकर बैठेगा? क्या वह अपनी 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मिडिल ईस्ट की मिसाइलों और अमेरिकी प्रतिबंधों के भरोसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। जब वो पूरी दुनिया का ध्यान रेड सी और मिडिल ईस्ट पर लगा हुआ है, ठीक उसी वक्त रूस और चीन ने खामोशी से दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी कि आर्कटिक महासागर में एक नया व्यापारिक गलियारा खोल दिया है। इसे नाम दिया गया है द पोलर सिल्क रोड या फिर नॉर्दर्न सी रूट। तो इस नाम से इसे जाना जाएगा। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैप, सैटेलाइट डेटा और स्ट्रैटेजिक समझौतों के जरिए यह समझेंगे कि कैसे रूस और चीन ने दुनिया के पारंपरिक चेक पॉइंट्स को 100% बाईपास कर दिया है। 40 दिन के समुद्री सफर को घटाकर 20 दिन कैसे कर दिया गया है, और इस नए खेल से भारत तथा अमेरिका की कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नए रूट के महत्व को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पुराना रूट चीन और एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सिरदर्द क्यों बन चुका है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मैप के सहारे समझते हैं कि जब चीन के बंदरगाह जैसे संगाई, शेंज़ेन या फिर तियानजिन से कोई जहाज़ यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाह रोटरडम या हैम्बर्ग के लिए निकलता है, तो उसका पारंपरिक रास्ता क्या होता है। पहला पड़ाव इनका स्ट्रेट ऑफ मलक्का होता है। चीन से निकलते ही जहाज को सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं या फिर मलक्का डिलेमा कहते हैं। चीन का 80% से ज़्यादा तेल आयात इसी संकरे रास्ते से होता है। अगर ताइवान या साउथ चाइना सी में कोई युद्ध छिड़ता है, तो क्वाड देश या अमेरिकी नौसेना मलक्का स्ट्रेट को कुछ घंटों में पूरी तरह ब्लॉक कर सकती हैं। चीन के पास इस नाकेबंदी को तोड़ने का कोई सीधा विकल्प नहीं था। अगर चीन को सऊदी अरब, इराक, यूएई या ईरान से तेल लेना है, तो उसे फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना होता है। अभी हाल के तनाव में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो दावा करे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान जब चाहे इस स्ट्रेट में व्यापार को असुरक्षित बना सकता है। जब ईरान किसी जहाज पर कार्यवाही करता है, तो सिर्फ पश्चिमी देशों का नुकसान नहीं होता है, बल्कि ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को भी भारी नुकसान होता है, क्योंकि समंदर में मिसाइल दोस्त और दुश्मन देखकर नहीं गिरते। तीसरा पड़ाव है बाबल मंदेब और सुएज कैनाल। हॉर्मुज के बाद जहाज लाल सागर में प्रवेश करते हैं। यहाँ हूती विद्रोही लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनियों ने स्वेज नहर छोड़ दी और अफ्रीका का चक्कर काटकर, यानी कि कैप ऑफ गुड होप होकर जाने लगी। इससे सफ़र में 12 से 15 दिन और जुड़ जाते हैं, लेकिन सफ़र जो है वो सुरक्षित होता है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि संघाई से यूरोप पहुंचने में पहले 30 से 35 दिन लगते थे, अब 40 से 45 दिन लग रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 300% तक बढ़ चुका है, ईंधन का खर्च दोगुना हो चुका है और फ्रेट कॉस्ट आसमान छू रही है।
चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जिसे दुनिया में अपना माल सस्ता और समय पर पहुंचाना है, वह इस तरह की अनिश्चितताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखिए कि रूस और चीन ने इस पूरी समस्या का क्या तोड़ निकाला है। चीन ने कहा है, अगर नीचे का समंदर असुरक्षित है तो हम नीचे जाएंगे ही नहीं, हम दुनिया के ऊपर से निकलेंगे। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सीधा हुआ कि जहाज चीन के पूर्वी तट से चलकर जापान सागर को पार करते हुए बियरिंग स्ट्रेट में प्रवेश करेगा और यहाँ से वह सीधे साइबेरिया के ऊपर आर्कटिक महासागर में जाएगा और इसे ही कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। यहाँ से जहाज रूस के उत्तरी तट के समांतर चलता हुआ बेरेंट सी और नॉर्वेजियन सागर होते हुए सीधे उत्तरी यूरोप और सेंट पीटर्सबर्ग में उतर जाएगा। इस रूट के 4 सबसे बड़े क्रांतिकारी फायदे हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहला है इसमें समय में 50% की सीधी कटौती। पुराने रास्ते में यूरोप जाने में 40 दिन लगते थे, जबकि नॉर्दर्न सी रूट से जहाज मात्र 18 से 20 दिन में यूरोप पहुंच जाता है, यानी समय बिल्कुल आधा हो गया। दूसरा है, यहाँ पर कोई चोक पॉइंट्स नहीं है, कोई पायरेसी नहीं है, कोई वॉर रिस्क नहीं है। तो इस रास्ते में कोई मलक्का जैसा स्ट्रेट नहीं है, कोई हॉर्मुज नहीं है या फिर कोई हुती नहीं है और कोई सोमाली समुद्री डाकू भी नहीं है। तो यह पूरा रास्ता यानी कि यह पूरा इलाका रूस के टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूसी नौसेना और कोस्ट गार्ड का नियंत्रण है। तो इस वजह से भी इस रूट को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। तीसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि ईंधन और संचालन लागत में भारी बचत होगी। लगभग 4000 नॉटिकल मील की दूरी कम होने से प्रति यात्रा लाखों डॉलर का भारी ईंधन बचेगा और जहाज़ों का वियर एंड टियर भी घट जाएगा। और चौथा है लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा। देखिए, किसी भी तीसरे देश की नौसेना यहाँ आकर चीनी जहाज़ों को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह इलाका सीधे तौर पर रूसी संप्रभुता के तहत आता है। तो दोस्तों, आइए इसे आंकड़े की नज़र से देखते हैं कि जब कोई शिपिंग कंपनी या सरकार किसी नए रास्ते पर खरबों डॉलर का दांव लगाती है तो वह पूरा कैलकुलेशन क्या कहता है। अगर हम लोग स्वेज रूट से देखें तो स्वेज रूट से लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता था और नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू 18 से 22 दिन का समय लगता है, यानी कि 50% समय में जो है बिल्कुल कटौती हुई है। कुल समुद्री दूरी की अगर बात करें तो 11,000 से 13,000 नॉटिकल मील जो है स्वेज नहर के रास्ते था, जबकि यही रास्ता नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू 7 से 8,000 नॉटिकल मील तक ही हो जाएगा। किसी अगर चोक पॉइंट्स की बात करें तो स्वेज नहर के थ्रू कई चोक पॉइंट्स थे, जैसे कि मलक्का हो गया, बाबल मंदेब हो गया, स्वेज नहर हो गया, हॉर्मुज हो गया। ये सब चोक पॉइंट्स हैं जहाँ से व्यापार को बाधित किया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू देखें तो बस एक ही चोक पॉइंट मिलता है, दैट इज़ बियरिंग स्ट्रेट जो है वो बस एकमात्र चोक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। फिर सुरक्षा के मामले में अगर देखें तो जैसे स्वेज नहर जो है, मतलब स्वेज नहर वाला जो रूट है, वहाँ ड्रोन हमले अक्सर होते रहते हैं, मिसाइल से अटैक किए जा सकते हैं और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जो है अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरे तरफ नॉर्दर्न सी रूट से शून्य युद्ध जोखिम यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि पूरी तरह से ये रूसी छत्र छाया के अंदर आ जाता है। ईंधन और कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो स्वेज नहर के रास्ते बहुत ही अधिक मात्रा में ईंधन खपत होते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है और यहाँ पर कार्बन टैक्स भी लगते हैं, जबकि दूसरे तरफ यानी कि नॉर्दर्न सी रूट के तरफ से 35 से 40% तक कम ईंधन खपत होगा। और परिचालन अवधि की अगर बात करें तो वर्ष के 365 दिन जो है स्वेज नहर के रास्ते परिचालन किया जा सकता है, जबकि नॉर्दर्न सी रूट के थ्रू सालों भर जो है परिचालन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
ठंड के मौसम में यहाँ पर जो पानी है वो पूरा जम जाता है, यानी कि समंदर पूरा जम जाता है। तो इसलिए जुलाई से खास करके नवंबर तक आइस ब्रेकर का प्रयोग करके जो है इस रास्ते पर चला जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड होने पर यह परमाफ्रोस्ट रीजन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस साझेदारी में रूस और चीन की आपसी ज़रूरतें क्या हैं? रूस चीन को यह रास्ता क्यों दे रहा है और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? तो इसे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में विन विन सिचुएशन कहते हैं, विन विन डील कहते हैं। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर अभूतपूर्व आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए थे। रूस को वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया और यूरोप ने रूसी गैस और तेल खरीदना बंद कर दिए। रूस के पास आर्कटिक में तेल, गैस और खनिज के अथाह भंडार हैं, लेकिन उन्हें निकालने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारी पैसों की ज़रूरत थी। चीन ने रूस को वही दिया जो उसे चाहिए था, अरबों डॉलर की सीधी चीनी पूंजी यानी कि चाइनीज कैपिटल, अत्याधुनिक मशीनरी और विशाल शिपिंग कंटेनर्स। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर भी है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा, समंदर से आने वाले तेल रुक सकता है। रूस से आर्कटिक के रास्ते आने वाले एलएनजी और क्रूड ऑयल सीधे चीन के उत्तरी और पूर्वी बंदरगाह पर उतरती हैं। रूस से चीन का एलएनजी आयात पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। फिर इसके बाद आता है डी डॉलराइजेशन का महाहथियार, यानी कि इसे पूरे नॉर्दर्न सी रूट पर होने वाले व्यापार अमेरिकी डॉलर से नहीं होता। चीन अपने सामान जैसे कि कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज वगैरह सब जो हैं वो रूस को भेजता है और बदले में रूस से कच्चा तेल, गैस और कोयला लेता है। यह पूरा लेन देन रूसी रूबल और चीनी युआन में सेटल होते हैं, यानी कि वॉशिंगटन और अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस व्यापार को छू भी नहीं सकती है। इसके बाद लेकिन दोस्तों, क्या यह रास्ता इतना आसान है? क्या इसमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है? तो बिल्कुल है। यहाँ प्रकृति सबसे बड़ी दीवार बनाकर खड़ी है। आर्कटिक महासागर साल के अधिकांश समय जमा रहता है। सामान्य मालवाहक जहाज केवल गर्मियों और शुरुआती पतझड़ यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 4-5 महीनों में ही स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चल सकते हैं। बाकी के महीनों में यहाँ से गुजरने के लिए स्पेशल आइस क्लास जहाज़ों और रूस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विशालकाय आइस ब्रेकर की मदद लेनी पड़ती है। रूस दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट है। हालांकि ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ हर साल रिकॉर्ड गति से पिघल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2035 तक आर्कटिक की गर्मियां पूरी तरह आइस फ्री हो सकती हैं, जिससे यह रूट साल के 7 से 8 महीने पूरी क्षमता से चालू रह सकेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल के ऊपर, और वो सवाल है भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या भारत भी इस रूट का इस्तेमाल कर सकता है? भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत हिंद महासागर से बिल्कुल बीच में स्थित है। हमारे लिए यूरोप जाने हेतु स्वेज नहर या फिर प्रस्तावित आईएमई से यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ही सबसे सीधा और किफ़ायती रास्ता है। भारत अगर आर्कटिक होकर यूरोप जाएगा तो उसे पूरा एशिया घूमना पड़ेगा, जो व्यावहारिक नहीं है। भारत ने रूस के साथ मिलकर चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम शुरू किया है। इसके जरिए भारत रूस के फार ईस्ट से जुड़ेगा, जहां भारत रूसी आर्कटिक के तेल, गैस और कोकिंग कोल में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। यानी भारत रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखते हुए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। तो दुनिया अब केवल ज़मीनी सीमाओं पर नहीं लड़ रही है, बल्कि समंदर की बर्फ पिघलाकर नए आर्थिक साम्राज्यों की नींव रख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर के संकट ने इस बदलाव को 10 साल पहले ही हकीकत बना दिया था। रूस और चीन का यह आइस सिल्क रोड आने वाले दशकों में वैश्विक भू राजनीति और समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या नॉर्दर्न सी रूट भविष्य में स्वेज नहर के प्रभुत्व को खत्म कर पाएगा,
या कड़ाके की ठंड और पर्यावरण संकट इसे सीमित रखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह इन डेप्थ विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही राजनीतिक और वैश्विक मामलों में सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में। नमस्कार। जय हिंद।